नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 12वां भाग। इससे पहले कि हम अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप यहां पर दिए गए इस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो डायरेक्ट पीकेटी एजुकेट्स सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकते हैं। साथ ही साथ वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी लगातार प्राप्त करते रह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 20 सेकंड का वक्त होता है और 20 सेकंड में आपको चैट बॉक्स में अपने प्रश्न का जवाब देना होता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न जो इस समय आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ब्रिटिश भारत में लगभग कितनी देशी रियासतें थी? विकल्प ए है 562, बी है 432, सी है 342 और डी है 450। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 20 सेकंड का वक्त है आपके लिए जो मुकर्रर किया गया है, तो आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? इसका सही जवाब है विकल्प ए 562। वास्तव में भारत में छोटी बड़ी लगभग 562 देशी रियासतें थी, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या की 1/3 जनता निवास करती थी। रियासतों के शासक सामान्यतः सामंतवादी और निरंकुश थे। वे सरकार के अधीनस्थ मित्र जैसे थे। तो उस समय ब्रिटिश भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 526 थी। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न जो अब आपके स्क्रीन पर है, 1941 के आंकड़ों के अनुसार देशी रियासतों के अधीन कुल कितने वर्ग मील का क्षेत्र था? विकल्प ए है 5,12,508 वर्ग मील, बी है 7,12,508 वर्ग मील, सी है 9,10,309 वर्ग मील और डी है 12,12,208 वर्ग मील। जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र उस समय देशी रियासतों के अधीन था। तो वास्तव में 1941 के आंकड़ों के अनुसार देशी रियासतों के अधीन कुल 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था, जिसमें लगभग 7 करोड़ जनता निवास करती थी। तो यहां आपका विकल्प भी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1941 के आंकड़ों के अनुसार देशी रियासतों के अंतर्गत लगभग कितनी जनता निवास करती थी? जवाब आपको ऊपर के प्रश्न पर दिया जा चुका है। विकल्प ए है 12 करोड़, बी है 10 करोड़ 42 लाख, सी है 8 करोड़ और डी है 7 करोड़। तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा? 7 करोड़। लगभग 7 करोड़ जनता निवास करती थी देशी रियासतों के अंतर्गत 1941 के आंकड़ों के अनुसार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कहां की थी? विकल्प ए है हैदराबाद, बी है भिलवारी, सी है जूनागढ़ और डी है सतारा।
इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, हैदराबाद। वास्तव में रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की थी, जो 82,700 वर्ग मील में फैली हुई थी और जिसकी कुल जनसंख्या 1.65 करोड़ थी और जिसकी वार्षिक आय 10 करोड़ रुपए थी। तो ये सबसे बड़ी रियासत थी भारत की उस समय, हैदराबाद। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, सबसे छोटी रियासत थी। भाई जब सबसे बड़ी की बात कर लिए तो छोटी की भी बात होनी चाहिए। विकल्प ए है हैदराबाद, बी है बिलवारी, सी है जूनागढ़ और डी है सतारा। तो वास्तव में सबसे छोटी रियासत की अगर बात की जाए तो वह थी बिलवारी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बिलवारी थी, जो 1 एकड़ वर्ग मील में फैली हुई थी और जिसकी जनसंख्या 27 व्यक्ति थी और जिसकी कुल वार्षिक आय 80 रुपए थी। तो यह सबसे छोटी रियासत थी उस समय ब्रिटिश भारत में। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, हैदराबाद की रियासत कितने वर्ग मील में थी? जवाब आपको पहले ही मैं दे चुका हूं। विकल्प ए है 88,900 वर्ग मील, बी है 90,700 वर्ग मील, सी है 82,700 वर्ग मील और डी है 92,900 वर्ग मील। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, 82,700 वर्ग मील। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, हैदराबाद के रियासत की कुल जनसंख्या थी। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा ऊपर के प्रश्न पर। तो विकल्प ए है 1.65 करोड़, बी है 1.60 करोड़, सी है 2.70 करोड़ और डी है 2.50 करोड़। तो मैंने आपको बताया था हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी रियासत थी और जिसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कितनी थी? 1.65 करोड़ थी। तो विकल्प यहां पर आपका सही क्या है? विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, हैदराबाद के रियासत की वार्षिक आय कितनी थी? विकल्प ए है 9 करोड़ रुपए, बी है 10 करोड़ रुपए, सी है 15 करोड़ रुपए और डी है 18 करोड़ रुपए। इसके बारे में भी आप जानते हैं, हैदराबाद के रियासत की वार्षिक आय कितनी थी? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए थी। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। जवाब इसका मैं पहले ही दे चुका हूं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, बिलवारी रियासत कितने वर्ग मील में थी? विकल्प ए है 1 एकड़ वर्ग मील, बी है 2 एकड़ वर्ग मील, सी है 3.5 एकड़ वर्ग मील और डी है 9 एकड़ वर्ग मील। तो इसका जवाब भी आपको पता है, बिलवारी रियासत 1 एकड़ वर्ग मील में फैली हुई थी। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, बिलवारी रियासत की कुल जनसंख्या कितनी थी? विकल्प ए है 500 व्यक्ति, बी है 100 व्यक्ति, सी है 27 व्यक्ति और डी है 18 व्यक्ति। तो आप जानते हैं, इसके पहले आपको बताया जा चुका है इस प्रश्न के बारे में कि बिलवारी रियासत की कुल जनसंख्या 27 व्यक्ति थी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, बिलवारी रियासत की वार्षिक आय कितनी थी? विकल्प ए है 100 रुपए, बी है 80 रुपए, सी है 60 रुपए और डी है 200 रुपए। तो इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, बिलवारी रियासत की वार्षिक आय कितनी थी? 80 रुपए थी। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन सर्वप्रथम कहां हुआ?
विकल्प ए है, सॉरी, सर्वप्रथम कब हुआ? अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ? विकल्प ए है दिसंबर 1927 ईस्वी, बी है अक्टूबर 1928 ईस्वी, सी है नवंबर 1929 ईस्वी और डी है जनवरी 1930 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प ए, दिसंबर 1927 ईस्वी। दिसंबर 1927 ईस्वी में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी आर अभयंकर ने एक अखिल भारतीय राज्यों की जनता का सम्मेलन आयोजित किया था जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। उसे ही हम अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के नाम से अभिहित करते हैं। तो यहां आपका सही जवाब है विकल्प ए। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का अध्यक्ष पद किसने संभाला? विकल्प ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का अध्यक्ष पद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकती, जिन्हें इन राज्यों के भविष्य के निर्धारण का अधिकार होगा वह इन राज्यों की जनता ही होगी। यह कथन किसका है? विकल्प ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है सुभाष चंद्र बोस। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकती, जिन्हें इन राज्यों के भविष्य के निर्धारण का अधिकार होगा वह इन राज्यों की जनता होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो अब आपके सामने है, कांग्रेस का रामगढ़ बिहार का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? विकल्प ए है मार्च 1940 ईस्वी, बी है अप्रैल 1941 ईस्वी, ये गलती से 1041 हो गया है तो इसको आप बना लीजिएगा 1941, सी है जून 1941 और डी है मई 1941 ईस्वी। तो वास्तव में मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रामगढ़, जो कि बिहार में स्थित है, में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया गया था। और इस वैकल्पिक प्रस्ताव की कुछ प्रमुख बातें जो थी उनमें पहली थी डोमिनियन स्टेट को मान्यता प्रदान की जाए, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाए, वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए और चौथी इसकी महत्वपूर्ण बात थी एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। तो फिलहाल ये तो आपके रहे ये अगस्त प्रस्ताव, लेकिन अगस्त प्रस्ताव से पहले जो मार्च 1940 को कांग्रेस ने रामगढ़ में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया था, वो इसका सही जवाब आपका क्या है? विकल्प ए
मार्च 1940 ईस्वी। तो कांग्रेस का रामगढ़ का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? मार्च 1940 ईस्वी में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की बात पर जोर दे रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? विकल्प ए है जवाहरलाल नेहरू ने, बी है लॉर्ड लिनलिथगो ने, सी है लॉर्ड इरविन ने, और डी है लॉर्ड कर्जन ने। तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं और अभी अभी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रामगढ़ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। तो कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव को किसने दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह बताया है? विकल्प है मोतीलाल नेहरू ने, बी है वल्लभ भाई पटेल ने, सी है महात्मा गांधी ने, और डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो वास्तव में अगस्त प्रस्ताव की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। तो यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 18वां प्रश्न है, 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प ए है मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी है चौधरी रहमत अली ने, सी है इकबाल ने, और डी है फजल हसन ने। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, इकबाल ने। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महान उर्दू कवि इकबाल ने कहा था कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। तो वास्तव में 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इकबाल ने की थी, जो एक प्रसिद्ध शायर और कवि भी थे। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? हालांकि इस प्रश्न के बारे में आगे पहले ही चर्चा कर चुका हूं, फिर भी प्रश्न है तो आपको देखना ही पड़ेगा। विकल्प ए है इकबाल, बी है फजल हसन, सी है हुसैन कादरी, और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो यह कथन इकबाल का है और इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह कथन कहा था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को किसने जन्म दिया? विकल्प ए है फजल हसन, बी है हुसैन कादरी, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, और डी है चौधरी रहमत अली। तो इसका सही जवाब है आपका चौधरी रहमत अली। 1933 से 35 के बीच कैम्ब्रिज, जो इंग्लैंड में है, में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी करके पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया था। रहमत अली द्वारा परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल होना था। तो
यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? चौधरी रहमत अली, विकल्प डी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, हम न तो अंग्रेजों को और न ही गांधी को मुसलमानों पर शासन करने देंगे, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। यह कथन किसका है? विकल्प ए है इकबाल का, बी है चौधरी रहमत अली का, सी है हुसैन कादरी का और डी है मोहम्मद अली जिन्ना का। देखिए, मुस्लिम लीग ने 1938-39 के बीच पृथक राज्य संबंधित आए कई प्रस्तावों के जांच के लिए 1939 में एक समिति का गठन किया था। जांच समिति के सदस्यों में फजल हसन और हुसैन कादरी शामिल थे। इन लोगों ने अलीगढ़ नगर योजना तैयार कर पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद तथा हिंदुस्तान नामक 4 पृथक राज्य स्थापित करने का सुझाव दिया था। 1937 के चुनाव में लीग की बुरी पराजय से व्यथित होकर जिन्ना ने गांधी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काया था और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस समय तक जिन्ना मुस्लिम लीग के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर चुके थे और उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि हम न तो अंग्रेजों को और न ही गांधी को मुसलमानों पर शासन करने देंगे, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो यहाँ पर यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पारित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पारित किया गया? विकल्प है इलाहाबाद अधिवेशन 1930 ईस्वी, यह 2900 नहीं है, 1930 ईस्वी है, इसको बना लीजिएगा 1930 ईस्वी। ढाका अधिवेशन 1906 ईस्वी और लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी। डी है अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी। तो पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। यहां पर सही जवाब है आपका विकल्प सी। तो 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। परंतु यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? जवाब आपको पहले ही मिल चुका है। विकल्प ए है इकबाल, बी है फजल हसन, सी है हुसैन कादरी और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब मिली? विकल्प ए है 1939 ईस्वी में, बी है 1940 ईस्वी में, सी है 1942 ईस्वी में और डी है 1948 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी 1942 ईस्वी में। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में मिली थी। प्रस्ताव में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे उसकी आजादी होगी। सरकार की बांटो और राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। तो इस तरह से 1942 ईस्वी में पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता मिली थी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई?
विकल्प ए है 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी, बी है 22 नवंबर 1941 ईस्वी, सी है 27 अगस्त 1940 ईस्वी और डी है 9 सितंबर 1941 ईस्वी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम चरण की शुरुआत वास्तव में 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई थी। विकल्प ए आपका यहां पर सही है, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। वास्तव में अगस्त प्रस्तावों को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या है? विकल्प ए। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 26वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने किसे मनोनीत किया था? विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है विनोबा भावे, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी और प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया था। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? विकल्प बी सही है, विनोबा भावे। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 27वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विकल्प ए है भीमराव अंबेडकर, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है विनोबा भावे। तो दूसरे सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया था। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। तो यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था यह 2 चरण में चलाया गया था। पहला चरण 17 अक्टूबर 1940 और दूसरा चरण जो इसका चला था वह 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ था। तो यहां पर विकल्प बी फिलहाल आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? 5 जनवरी 1941 ईस्वी, बी है 9 अगस्त 1941 ईस्वी, सी है 5 नवंबर 1942 ईस्वी और डी है 7 दिसंबर 1940 ईस्वी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 चरणों में चलाया गया था। तो जो इसका पहला चरण था वह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था और जो इसका दूसरा चरण था वह 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए 5 जनवरी 1941 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान लगभग कितने सत्याग्रही जेल गए? विकल्प ए है 35,000, बी है 37,000, सी है 25,000 और डी है 29,000। तो वास्तव में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए थे, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधानमंडलों के सदस्य भी शामिल थे। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प सी 25,000 सत्याग्रही लगभग व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल भेजे गए थे। तो विकल्प सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? विकल्प ए है 22 मार्च 1942 ईस्वी, बी है 18 अप्रैल 1940 ईस्वी, सी है 9 नवंबर 1941 ईस्वी और डी है 7 सितंबर 1942 ईस्वी। तो देखिए, आप जानते हैं द्वितीय महायुद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, जब उसमें मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो रही थी तो ब्रिटेन पर इस बात का दबाव बढ़ने लगा था कि वह भारत की जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार तथा चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत करें। रंगून, जो उस समय वर्मा के नाम से जाना जाता, अब जो वर्मा के नाम से जाना जाता है, रंगून के पतन के 3 दिन बाद विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजेगा। स्टैफर्ड क्रिप्स भारत के शुभचिंतकों तथा स्वतंत्रता के हामियों में एक थे। वे व्यक्तिगत रूप से समाजवादी थे और भारत के कई चोटी के नेताओं से उनके मैत्री संबंध थे। तो स्टैफर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 22 मार्च 1942 ईस्वी में। तो यहां सही जवाब आपका विकल्प ए है, 22 मार्च 1942 ईस्वी। और इतना ही नहीं, जो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, फिलहाल तो कांग्रेस आदि के द्वारा इसका बड़ा जबरदस्त विद्रोह हुआ था। मैंने अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात भी किया था, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा चर्चा भी किया था कि इसी के साथ कांग्रेस में ये पाकिस्तान की पृथक मांग की भी परिचर्चा हुई थी। तो इसकी जो प्रमुख बातें थी, उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, और यदि वह चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर सकेगा। दूसरी इसकी प्रमुख बात थी, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिनमें ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़ों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें कुछ सदस्यों को प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा तथा कुछ को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को सम्राट की सरकार अलग से एक नया संविधान देने को तैयार थी। युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन ब्रिटिश भारत की सरकार के पास ही रक्षा मंत्रालय होगा। तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था, उसकी महत्वपूर्ण बातें थी, जिसका कांग्रेस ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था, अस्वीकार कर दिया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया। विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 31वां प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था? विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी है महात्मा गांधी ने, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो 11 अप्रैल को हुई थी, में क्रिप्स प्रस्तावों के विषय में कहा गया उस बैठक में कि भविष्य के वायदों से ही संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि मिलेगी। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर तिथीय चेक नाम दिया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? उत्तर तिथीय चेक कहा था। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प बी। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल देगा। यह कथन किसका है? विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है पंडित सीतारामैया, और डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो
ये सी ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये पट्टाभी सीतारामैया है। तो वास्तव में यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव कब वापस लिया गया? विकल्प ए है 11 अप्रैल 1942 ईस्वी, बी है 9 अगस्त 1941 ईस्वी, सी है 7 दिसंबर 1942 ईस्वी और डी है 12 अक्टूबर 1942 ईस्वी। तो वास्तव में 29 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों की घोषणा हुई थी। और क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? 22 मार्च 1942 को। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया था। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 11 अप्रैल 1942 ईस्वी। यहां पर विकल्प ए आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? विकल्प ए है 12 अगस्त 1942 ईस्वी, बी है 14 जुलाई 1942 ईस्वी, सी है 9 नवंबर 1942 ईस्वी और डी है 22 दिसंबर 1942 ईस्वी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो यह प्रस्ताव था, यह 14 जुलाई 1942 ईस्वी को पारित हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। वास्तव में क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया था। महात्मा गांधी को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण को दावत देगी। अतः उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे भारत को ईश्वर के हाथों में, या आधुनिक शब्दावली में अगर हम कहें तो अराजकता की स्थिति में छोड़कर चले जाएं। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसलिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो 14 जुलाई 1942 को किया गया था। तो यहां विकल्प बी आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 35वां प्रश्न है, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन है विकल्प ए महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है प्रफुल्ल चंद्र घोष और डी है डॉक्टर सैयद महमूद। 14 जुलाई के प्रस्ताव से पूर्व 27 अप्रैल से 1 मई 1942 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी गांधी जी पहले ही अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए कह चुके थे। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव के कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पास किए जाने से पूर्व गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो वास्तव में यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। यह कथन किसका है? विकल्प ए है आचार्य कृपलानी का, बी है सरोजनी नायडू का और सी है जवाहरलाल नेहरू का और डी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी का। तो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस पर बोलते हुए इलाहाबाद में नेहरू जी ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। आगे नेहरू ने यह भी कहा था कि संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है। एमरी
और क्रिप्स को, तो यह कथन वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 37वां प्रश्न है, संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर है। एमरी और क्रिप्स को यह कथन किसका है? तो इसका जवाब तो आपको मैंने पहले ही दे दिया है। विकल्प ए है मदन मोहन मालवीय, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है आचार्य कृपलानी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह कथन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 38वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस ने कब सहमति प्रदान की? विकल्प ए है 7 अगस्त 1942 ईस्वी, बी है 9 नवंबर 1942 ईस्वी, सी है 22 अक्टूबर 1942 ईस्वी और डी है 17 दिसंबर 1942 ईस्वी। देखिए, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। बैठक में वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका था। और इतना ही नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो बंबई कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया था। तो फिलहाल जो कांग्रेस ने प्रस्ताव को सहमति प्रदान की थी वो 7 अगस्त 1942 को की थी और 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? पास कर दिया गया था। इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई थी कि हाँ, अब ये चलना चाहिए। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है, 7 अगस्त 1942 ईस्वी। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 39वां प्रश्न है, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई। इस मंत्र का आशय है, या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे या कोशिश में अपनी जान दे देंगे। यह कथन किसका है? विकल्प ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है गोविंद बल्लभ पंत और डी है महात्मा गांधी। तो यह कथन है विकल्प डी, महात्मा गांधी का। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। तो आप जानते हैं, बंबई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया था और इसी सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण में यह कहा गया था कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव दें, लेकिन मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई। इस मंत्र का आशय है, या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे या कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। विकल्प डी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 40वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? विकल्प ए है 9 अगस्त 1942 ईस्वी, बी है 17 नवंबर 1942 ईस्वी, सी है 22 जनवरी 1943 ईस्वी और डी है 31 अगस्त 1942 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1942 ईस्वी। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है।
भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन सब को अहमदनगर में कैद कर दिया गया। तो सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कालांतर में जेल की दीवार को फांद कर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए तथा 42 के आंदोलन में भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किए थे। तो करो या मरो का नारा समूचे देश में गूंज उठा था। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला और आंदोलन अहिंसक न रह सका। आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। तो अहमदाबाद, मद्रास, बंगलौर, सहारनपुर, इन सभी के जो मजदूरों की स्थिति थी, मजदूरों ने हड़तालों से फैक्ट्रियां बंद कर दी, संचार साधनों को नष्ट कर दिया, रेल लाइनें उखाड़ दी गई, बिजली के तार काटे गए, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक खाने, सरकारी इमारतें जलाई गई। तो 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बंबई में था, लेकिन समूचे देश की इसमें हिस्सेदारी अवश्य थी। इसी दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने गांधी जी का साक्षात्कार लिया था और सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया और गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, इन सब ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में लंबी मजदूरों की हड़तालें चली। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में 3 महीने लगातार चली हड़ताल को एक राष्ट्रवादी इतिहासकार ने भारत का स्टालिनवाद कहा। गिरफ्तारी से बचे नेता वी.एम. खाकर और राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता, नादिमान अब्रवाद, प्रिंटर आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था और रेडियो स्टेशन बंबई और नासिक में स्थापित किए गए थे। इनका मुख्य कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना होता था। 12 नवंबर 1942 को रेडियो स्टेशन सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए। तो भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पौराणिक, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका, ये सब लोग शामिल थे। बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र करके गुप्त संगठनों में बांटा करते थे। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी थी। तो गांधी के उपवास शुरू करने के बाद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें रिहा करने के लिए दबाव पड़ने लगा। तत्कालीन भारत के सभी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम लीग को छोड़कर गांधी जी की रिहाई की मांग कर रहे थे। तो विदेशों में ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, लंदन तथा मैनचेस्टर के नागरिक, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड, सिलोन स्टेट काउंसिल, अमेरिकी सरकार, इन सब ने ब्रिटिश भारतीय सरकार पर गांधी की रिहाई के लिए दबाव डाला। गांधी की रिहाई की मांग करते हुए राजभक्त MSNE, NR सरकार और HP मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। उस समय के हालात अजीब तरह के थे। एक तरफ देश विदेश में गांधी की रिहाई हेतु सरकार पर दबाव डाला जा रहा था, तो दूसरी ओर सरकार आगा खां पैलेस में गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने सरकार को चकमा देते हुए भूख हड़ताल समाप्त कर दी और उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उससे पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा
और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर फिलहाल आपका विकल्प ए सही है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? जवाब आपको पता है। विकल्प ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है सत्याग्रह आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए अब इस पर बहुत ज्यादा बात करना उचित नहीं है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 42वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से पास हुआ, बिल्कुल सही है। बी है ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। सी है राष्ट्रीय आंदोलन का यह प्रथम ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरह नेतृत्व विहीन था, यह भी सही है। और डी है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पूर्ण सहमति 24 सितंबर 1942 को मिली, ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं विकल्प डी आपका यहाँ पर गलत है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसको पूर्ण सहमति कब दी गई थी, 7 अगस्त 1942 को दी गई थी। तो यहाँ पर आपका ये गलत है। वैसे भी अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन जाना जाता है, तो जितनी गतिविधियां हुई थी सब अगस्त के महीने में हुई थी, तो सितंबर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई के रूप में याद किया जाता है? विकल्प ए है असहयोग आंदोलन, बी है सत्याग्रह आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को बताया जाता है कि यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का कालजयी नारा दिया था? विकल्प ए है असहयोग आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है सत्याग्रह आंदोलन और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें भी आपका सही जवाब है विकल्प बी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने डू और डाई का कालजयी नारा दिया था, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं इसके पहले के प्रश्नों में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 45वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान कब किया? विकल्प ए है 23 मार्च 1943 ईस्वी और बी है 28 अगस्त 1942 ईस्वी, सी है 29 नवंबर 1943 ईस्वी और डी है 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी। तो जवाब आपको देना है इसका। आप जानते हैं मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के यहां से जाने के बाद यहां जंगल राज होगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया था। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 23 मार्च 1943 ईस्वी। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया? विकल्प ए है अंग्रेजों ने, बी है कांग्रेस ने, सी है मुस्लिम लीग ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, मुस्लिम लीग ने। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 47वां प्रश्न है, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कमेटी वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो इसका जवाब आपको पता है, मैंने एक बार बात भी किया था इसके पहले वाले प्रश्न पर भी मैंने चर्चा किया था। तो मैंने आपको बताया था कि 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 48वां प्रश्न है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन को अकल्पित तथा असामाजिक माना था? विकल्प ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है तेज बहादुर सप्रू, सी है गोविंद बल्लभ पंत और डी है भीमराव अंबेडकर। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसी में से आपको इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू अति उदारवादी नेता थे और वो भारत छोड़ो आंदोलन को अकल्पित तथा असामाजिक मान रहे थे, क्योंकि उनका ब्रिटिश शासन में विश्वास था और वे ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन के बिना हम सब पंगु हैं। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह किसका कथन है? विकल्प ए है भीमराव अंबेडकर, बी है तेज बहादुर सप्रू, सी है गोविंद बल्लभ पंत और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यह कथन है भीमराव अंबेडकर का। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 50वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित स्वशासित समानांतर सरकारों में सर्वाधिक दीर्घजीवी सरकार कहां की थी? विकल्प ए है बलिया, बी है मिदनापुर बंगाल, सी है सतारा महाराष्ट्र और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी। बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। यहाँ की समानांतर सरकार 1 सितंबर 1944 तक चली थी। इसे राष्ट्रीय सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। सतारा महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, जिसके नेताओं में वाई.पी. चौहान, नाना पाटिल प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945 तक चली थी। तो इसमें आपका सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प सी, सतारा महाराष्ट्र की जो समानांतर सरकार थी यह 1945 तक चली थी, जो सबसे लंबे समय तक चली थी। तो यहां पर आपका सही जवाब है विकल्प सी। और इसी के साथ आज के हमारे इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही किए हैं और यदि ऐसा नहीं भी होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और निश्चित रूप से एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सारे प्रश्नों को सही सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही एकमात्र सफलता का सूत्र है। तो यदि आप चाहें तो इस प्रश्न पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेटी एजुकेट्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यदि आप चाहें तो डायरेक्ट पीकेटी एजुकेट्स सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी हासिल कर सकते हैं।
उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।